नमस्कार, मैं हूँ राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में। भविष्य आपका प्रयास हमारा। और इसी सिलसिले में आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के, वह है इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जहाँ तक सवाल है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के दूसरे चैप्टर की, तो अब तक जो है हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन सब के जो सिद्धांत हैं उन सबको भी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। अब जो है इंटेलिजेंस के बाद फिर हम लोग इंटेलिजेंस से संबंधित और जितने भी चैप्टर हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में विशेष बातचीत करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक अगर आप लोगों ने टीचिंग विंडो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं इसके बारे में, अगर आपको अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स। और कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे बेहिचक कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल ग्रुप जो व्हाट्सएप है वो दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के। बस निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और शेयर भी करते रहें। ये आपका जो टीचिंग विंडो का सोशल मीडिया हैंडल है, आप यहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि टीचिंग से संबंधित जो कई सारे प्रश्न हैं, जो एमसीक्यू होंगे या जो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सीटेट में, वो आपको यहाँ पे समय समय पे मिलता रहेगा। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है इंटेलिजेंस, कि आखिर इंटेलिजेंस होता क्या है, और इंटेलिजेंस के बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे जानेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं साइड में आ जाता हूँ, ये रहा, ठीक है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर इंटेलिजेंस होता क्या है इस बात को समझते हैं। आप सबके जहन में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन तो जरूर होगी कि आखिर बुद्धि होती क्या है। आप सब अपने अपने बुद्धि को जरूर कहीं कभी ना कभी परिभाषित करते हुए नजर आते होंगे अपने दोस्तों के सामने, या अपनी विद्वता का प्रतीक जो भी है निशान देते आए होंगे अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्रों के सामने, है ना। और उसी को आज हम परिभाषित करेंगे। कई सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्होंने पहले इसको परिभाषित कर रखा है, उसको भी हम जानेंगे। और एक जो सर्वमान्य परिभाषा है, जो सर्वमान्य डेफिनेशन है, उसे भी आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये इंटेलिजेंस होता क्या है, किन किन संदर्भों में हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। तो आज जो है हम वो समझेंगे। चलिए, तो जो अपना पहला है वो है इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मेनी वेज। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। So intelligence has been defined in many ways, like higher level abilities such as abstract reasoning, mental representation, problem solving, and decision making. है ना, so the ability to learn, emotional knowledge, creativity and adaptation to meet the demand of the environment effectively. इसको बहुत ही सामान्य भाषा में समझिए कि इंटेलिजेंस क्या होता है, आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, किसी भी मामले में आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कैसी है ना, आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, आप कितने वाक्पटुता आप में है ना, कितना ज़्यादा आपका माइंड जो है प्रेजेंट रहता है किसी भी सिचुएशन के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ऑफ कोर्स, है ना। आप जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है आपकी कैसी है, अमूर्त चिंतन आपका कैसा है, मतलब आप जो है किसी भी चीज़ के बारे में अमूर्त चिंतन कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में जो है हम, अगर ये सब आपका बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस जो है बहुत सही है, बहुत अच्छा है आपका इंटेलिजेंस, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे भी खास करके। यहाँ तक कि जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनका भी आधार यही सब है कि आपकी कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है, अमूर्त चिंतन आप कितना इफेक्टिवली कर पाते हैं किसी चीज़ के बारे में, है ना। तो जैसे कि आपके पास जो पहला डेफिनेशन है वो वुडवर्थ का है। उन्होंने कहा है कि भाई बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? किसी भी कार्य करने का जो आपका तरीका है, जो विधि है, वही बुद्धि है।
इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग, कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह आप एक्ट करते हैं, आप किस तरह से उसको डील करते हैं, वही आपकी बुद्धि है ना। टर्मन का मानना है, टर्मन एक बहुत यूनिक नाम है अपने आप में, खास करके इंटेलिजेंस में आप पढ़ेंगे कि टर्मन ने जो है वो आज आज भी जो हम लोग इंटेलिजेंस आईक्यू का फॉर्मूला पढ़ते हैं, आईक्यू स्कोर निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो टर्मन के द्वारा ही दिया गया है 1916 ईस्वी में, है ना। तो बहुत बड़ा नाम है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में। तो इनका क्या मानना था कि बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार होता क्या है, प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को। अमूर्त विचार का मतलब यह भी है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है इस पे आप विचार कर सकें। अग्र सोची जिसको आप कहते हैं हिंदी में, है ना, कि आने वाले कल, आज के परिवेश को देखते हुए, आज के परिदृश्य को देखते हुए आने वाले कल में क्या हो सकता है, इसका जो अनुमान लगा लेता है ना, अमूर्त तरीके से, उसे ही है अमूर्त विचार भी कहते हैं। मतलब जो चीज़ें मूर्त रूप में मौजूद नहीं हो और उसके बारे में भी अगर आप विचार करने में सक्षम हैं तो वो आपका अमूर्त विचार हो गया। क्लियर है? सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अगर इस टर्मन ने क्या माना है कि इंटेलिजेंस क्या है, आपके अमूर्त विचारों के बारे में जो सोचने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसे ही हम बुद्धि कहते हैं, ऐसा टर्मन का मानना है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है विनय का, जिन्होंने सबसे पहला प्रयास किया 1905 में, जिनका सबसे पहला प्रयास है, क्या प्रयास है भाई, तो इंटेलिजेंस का जो एक टेस्ट है इन्होंने क्रिएट किया है 1905 ईस्वी में। और उनका मानना है कि बुद्धि जो है इन 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डिसेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, ये 4 शब्द में ही बुद्धि निहित है ना। बुद्धि होता क्या है, इन 4 शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है। घुमा फिरा के बात यहीं पे आ गया कि आप जो है किसी भी चीज़ को लेके अमूर्त चिंतन कितना कर सकते हैं, है ना। अमूर्त चिंतन करने की आपकी योग्यता क्या है, अथवा किसी भी काम करने की क्षमता क्या आप कैसी है, या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो कैसी है ना। घुमा फिरा के बात वही कहा गया है इसमें। बकिंघम का मानना है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है ना। जो आपकी कैपेसिटी है लर्न करने की, किसी भी चीज़ को सीखने की, है ना, वही बुद्धि होती है, ऐसा किसका मानना है भाई, बकिंघम का मानना है। तो ये तो कुछ परिभाषा थे, कुछ डेफिनेशंस थे जो हम लोगों ने देखा अभी कि बुद्धि होती क्या है, इंटेलिजेंस होता क्या है ना, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा था। अब जो है हिस्ट्री क्या रही है इंटेलिजेंस की, किस किस प्रकार से बदलाव आए हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला प्रयास मैंने आपको पहले ही बताया कि विनेट ने किया, है ना। विनय ने क्या माना है, इनको 1905 में एक, दरअसल 1900 ईस्वी में इनको एक छोटा सा होमवर्क मिला था, किसके माध्यम से, सॉरी, ओहो, एक सेकेंड, है ना। 1900 के शुरुआती दौर में, 90s के शुरुआती दौर में जो है, इनको फ्रांस के सरकार के माध्यम से एक छोटा सा होमवर्क मिला, कुछ काम मिला, कहने का मतलब कि इनको पता करना था कि किसी भी बच्चे का जो आईक्यू टेस्ट है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। दरअसल उस वक्त की जो फ्रांस की सरकार थी, कहानी है छोटी सी इसके पीछे, वह जो है बच्चों के को 2 भाग में बांटना चाह रही थी आईक्यू के आधार पे, है ना, हायर लेवल और लोअर लेवल में। इस बात के लिए वहीं के प्रोफेसर विनय को, वहाँ प्रोफेसर थे एक कॉलेज में जो है विनय, उनको एक टास्क दिया गया कि आप पता कीजिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को हायर आईक्यू लेवल और लोअर आईक्यू लेवल में बांट सकते हैं, है ना। तो 1904 में, 1904 में जो है एक टेस्ट बन के तैयार हो गया, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, या उसको फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी नाम दिया गया, क्योंकि यह इंटेलिजेंस के इतिहास में पहला प्रयास था कि किसी के बुद्धि का टेस्ट कैसे किया जा सकता है, जिसका सबसे पहले काम किन्होंने किया था, विनेट ने किया था। और इससे कई सारे सवाल भी आ चुके हैं, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 1904 में बन के तैयार हो चुका था, लेकिन सर्वसम्मति से यह मान लिया गया भाई कि 1905 में जो है इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को तैयार किया था। इंटेलिजेंस टेस्ट असल में था क्या, इस बात को समझिए
इन्होंने कुछ शब्दों को आधार बनाया, कुछ सिचुएशन को आधार बनाया, जैसे कि आपके किसी भी मसले पर आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो कितनी है, आपकी स्मृति जो है, आपकी मेमोरी पावर जो है वो कितनी है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका कैसा है। इस सब को आधार बनाकर इसके आधार पे जो है कुछ प्रश्न तैयार किए इन्होंने, और इन्होंने टेस्ट किए थे किस पे भाई, तो 3 से लेकर 13 साल के आयु वर्ग के बच्चों पर इन्होंने टेस्ट किया, बातचीत की, केस स्टडी किया, और उसके आधार पे इन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि भाई इंटेलिजेंस टेस्ट ये होता है, उसके आधार पे। उसके बाद जो है 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट सीधे सही तरीके से समझिए कि मेंटल एज वो होता है कि मान लीजिए कि अगर आप 10 साल के हैं, अगर आप 10 साल के हैं, आपकी आयु अगर 10 साल की है, तो आपकी जो सोच है, आपकी सोच 10 साल की है या है या नहीं है या नहीं, है ना। कहने का मतलब कि अगर आप 10 साल के हैं, आपकी उम्र 10 साल की है, तो आपकी जो सोच है, जो आपका मानसिक विकास हुआ है, वह 10 साल उम्र जितना मानसिक विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है, वही आपका मेंटल एज है ना। मतलब मानसिक एज आपकी क्या है, वो आपका मेंटल एज है, जिसका कॉन्सेप्ट दिया गया 1908 में। 1912 में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एरा माना जाता है इंटेलिजेंस के फॉर्मूला के लिए खास करके, वो क्या है भाई, एक फॉर्मूला दिया गया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। और इसी को रिवाइज किया गया टर्मन के द्वारा 1916 में, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए, ये तो एक एक लाइन में मैंने ऐसे आपको बता दिया, इसको विस्तार से जानेंगे हम अगले स्लाइड में। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब दो बात समझिए। एक पहली बात तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि विनेट ने आखिर ये टेस्ट क्यों तैयार किया, उसकी आधार क्या, उसका आधार क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो मैंने आपको बताया जैसा कि फ्रांस की सरकार ने इनसे मांग की इस बात की कि आप एक ऐसा टेस्ट तैयार कीजिए जिसके माध्यम से हम बच्चों के आईक्यू लेवल के आधार पर उसको बांट सकें, है ना, उसके आधार पर उसको हम शिक्षित कर सकें। उसके बाद इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जो है एक टेस्ट तैयार किया, है ना। उसका आधार बनाया गया किन किन चीज़ों को भाई, तो अटेंशन, है ना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना, इन सारी चीज़ों को उसका आधार बनाया गया। और उसके आधार पे ये उन्होंने तुरंत रियलाइज़ कर लिया कि आखिर इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस किस बच्चे में कितना इंटेलिजेंस है, ये पता कर लिया गया। कैसे, देखिए, उन्होंने क्या देखा कि बहुत कुछ बच्चे जो हैं अधिक उन्नत प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थे। जब इसके आधार पे जो ये जो अंडरलाइन आपको है, ध्यान, स्मृति, समस्या सुलझाने का कौशल, इसके आधार पे जो कुछ सवाल बनाए गए थे और जब वो सवाल पूछे गए बच्चों से, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र तो कम है, लेकिन वह जवाब उनका जो है वह बड़े वाले एज ग्रुप के सिमिलर है। मतलब अगर बच्चा 10 साल का है ना, और 10 साल के बच्चे से जो सवाल पूछा गया, उसका जवाब जो 10 साल के बच्चे ने दिया, वह जवाब 15 साल 20 साल के बच्चों से मिलता जुलता है। और ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा भी, कि कुछ 20 साल के बच्चे ऐसे भी थे जिनका जवाब जो है वो 10 साल के बच्चों से मिलता जुलता था। इस आधार पर यह तय किया गया कि मानसिक, और इसी के आधार पे एक कॉन्सेप्ट और आया जिसको कहते हैं मानसिक उम्र, या जिसको हम मेंटल एज कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। इसके आधार पे देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेंटल एज जो है उनके क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है। मतलब बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब बायोलॉजिकल एज, आपका एक्चुअल एज क्या है। मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं, है ना, आप 25 साल के हैं, तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन आपका जो मानसिक आयु है, मानसिक उम्र जो है वो कितना है। अगर मान लीजिए कि आपका जो मानसिक उम्र है, आपका जो विचार करने की क्षमता है ना, वह आपके उम्र से कम है, इसका मतलब आपका जो आईक्यू लेवल होगा वो कम होगा। और वाइस वर्सा, अगर आपका मानसिक उम्र जो है 25 साल का है और क्रोनोलॉजिकल एज जो है मात्र आपका जो है वो 20 साल का है,
तो इसका मतलब ये है कि आपका IQ लेवल ज़्यादा होगा, है ना। इसको और ध्यान से पढ़िए और बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। जाहिर है कि इसके आधार पे, इस टेस्ट के आधार पे क्या देखा गया कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वह बड़े बच्चों वाले जवाब देने में सक्षम हो पाते हैं, और कुछ बड़े एज वाले बच्चे जो हैं वो अपने एज ग्रुप का जवाब नहीं दे पाते हैं, बल्कि छोटे एज ग्रुप वाले जवाब दे रहे हैं। तो इस आधार पे ये माना गया, है ना। दो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, पहला आपका जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट किसका है भाई, क्रोनोलॉजिकल एज का है, जो कि कॉन्सेप्ट 1908 में दिया गया। किसके किसके द्वारा भाई, बेनेट और साइमन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, किसका, मेंटल एज का। सिमिलरली जो क्रोनोलॉजिकल एज है आप समझ चुके हैं। अब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के आधार पर एक फॉर्मूला दिया गया सबसे पहले, कब, 1912 ईस्वी में, है ना। इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको हम कहते हैं, है ना, रेशियो ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज उसको हम कहते हैं, IQ इक्वल्स टू MA/CA, जो कि सबसे पहला प्रयास किया गया कब, 1912 में। विलियम ऑस्टर्न ने दिया साइमन के हेल्प से, है ना, साइमन के हेल्प से दिया 1912 ईस्वी में विलियम ऑस्टर्न ने। सबसे पहला जो प्रयास है फॉर्मूला देने का, वो अभी किया गया कब, 1912 ईस्वी में, विलियम ऑस्टर्न के द्वारा। और फॉर्मूला क्या था सबसे पहला, MA/CA, या आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अब यहाँ पे तीन कंडीशन सीधा सीधा निकल के आता है, जो कि आप समझ सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर हो, MA इक्वल्स टू CA हो अगर, है ना, अगर MA इक्वल्स टू CA होगा, इसका मतलब कि IQ लेवल जो है वो नॉर्मल होगा, है ना। दरअसल इसको जब इस फॉर्मूला को रिवाइज किया गया 1916 में टर्मन के द्वारा, तब ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई, है ना। जो 1912 में फॉर्मूला दिया गया MA/CA, इसको 1916 में रिवाइज किया गया टर्मन के द्वारा, और उन्होंने बोला कि IQ इक्वल्स टू MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। अब इसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए, तीन कंडीशन इसमें आएगा, हम उसको समझते हैं आखिर होता क्या है। तो पहला कंडीशन तो क्या बनेगा, फॉर्मूला हम पहले आपका लिख देते हैं, MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100, IQ इक्वल्स टू, ठीक है। तो पहला कंडीशन बनेगा क्या, MA इक्वल्स टू CA। अगर MA और CA बराबर होगा तो ये दोनों कट जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। तो IQ क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। MA इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू 100, इसका मतलब कि बच्चा जो है नॉर्मल है ना। अगर उसका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर है तो बच्चा मतलब कि नॉर्मल है। दूसरा क्या निकला भाई, अगर MA इज ग्रेटर देन CA, आप देखिए इसको कैलकुलेट करके कि अगर आपका MA जो है वो CA से बड़ा है, इसका मतलब आपका IQ जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 100 होगा, है ना। क्या होगा, ग्रेटर देन 100 होगा, है ना। आपका जो IQ है वो ग्रेटर देन 100 होगा, है ना। और तीसरा कंडीशन क्या बना, इफ MA इज लेस देन CA, तो IQ क्या होगा भाई, लेस देन 100 होगा। IQ क्या होगा आपका, IQ लेस देन 100 होगा। तो यह तीन केस निकल कर आया टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया 1916 में, उसके आधार पर, है ना। अब इसके आधार पर दरअसल मामला ये हुआ कि यह फॉर्मूला जो है इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ आने लगे और पूछने लगे कि भाई मुझे भी बताओ कि मेरा IQ लेवल कितना है, मेरा इंटेलिजेंस कैसा है ना। तो जब बहुत सारा डेटा इनके पास आ गया तो इन्होंने उसके आधार पर कुछ ग्राफ भी दिए हैं जिसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप IQ डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लीजिए कि आखिर IQ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह देखा गया कि बिलो 70 जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहलाते हैं, जो कि 2.2% है। 2.5 भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है बिलो 70। 70 to 79 जो है वो ब्रॉडर लाइन है, जो 6.7% पॉपुलेशन जो है वो है ना। 80 to 89 लो एवरेज है, मतलब एवरेज से भी जो कम हो,
जिसका आईक्यू है ना वो 16.1% पॉपुलेशन है। 90 to 109 जो है वो एवरेज कहलाते हैं, और उसमें कितने हैं लोग, 50% लोग हैं। और 110 to 119 हाई एवरेज हैं, जिसको 16.1 जिसमें आते हैं लोग। और सिमिलरली 120 to 130 जिसको सुपीरियर कहते हैं वो 6.7 है, और अबव 130 जो है वो वेरी सुपीरियर है, जो 2.2% पॉपुलेशन जो है वो है। So those with IQ below 70 are suspected to have intellectual disability। जिनका IQ लेवल जो है वह 70 से भी कम है, 70 से भी बिलो है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे। और while persons with IQ above 130 है ना, अगर उनका 130 से ज़्यादा है तो वो एक्सेप्शनल टैलेंटेड जो है वो कहलाएंगे, है ना। तो ये है हमारा। अब देखिए, जाहिर है क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा आया, तो उस डेटा के आधार पर उन्होंने एक ग्राफ दिया, है ना, जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मल कर्व पैटर्न शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स इन द पॉपुलेशन, है ना। तो जो ग्राफ दिया, उस ग्राफ को अगर आप समझ लीजिएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि आखिर इंटेलिजेंस होता क्या है, आईक्यू होता क्या है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। तो जो उनके पास डेटा आया, बहुत सारे बच्चों का जो डेटा आया, उसके आधार पर उन्होंने क्या देखा कि यह जो 100 है यह तो नॉर्मल है ना, यह नॉर्मल है। तो उसके बाद जो है इन्होंने 15-15 का गैप बनाया, 100 to 115, 130, 145, और सिमिलरली 100 से कम में भी 85, 70 और 55। ये एक इन्होंने ग्राफ बना लिया। तो इन्होंने क्या देखा भाई कि जो ग्राफ है वो किस तरह बना है, इस प्रकार से बना है, कर्व ग्राफ बना है। अब इसके माध्यम से इन्होंने क्या देखा कि 85 से 115 के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो लाई करता है ना। 100 to 115 में भी 34% है ना, और 85 to 100 में भी 34%, तो टोटल कितने हो गए, 68%। 115 to 130 ये आईक्यू है ना, ये सारा जो नीचे जो है वो आपका आईक्यू है ना, और ये जो ऊपर वाला है जो पॉपुलेशन है। तो 115 टू 130 कितने परसेंट पॉपुलेशन आ रहा है भाई, तो 13.5, और सिमिलरली 85 टू 70 भी जो है वो 13.5% पॉपुलेशन जो है वो आ रहा है ना। एक सेकेंड, है ना। सिमिलरली 130 टू 135 जो है वो कितने परसेंट पॉपुलेशन आ रहे हैं, 2% आ रहे हैं, और इधर 55 टू 70 में कितने आ रहे हैं, 2% पॉपुलेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ मिला इनको सारे डेटा के आधार पे, है ना, जो कि आपको समझने की बात है, जो आप समझ सकते हैं। अब ये है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आईक्यू को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य जो फैक्टर है इसमें वो है हेरिडेटरी, जिसको आप आनुवंशिकता कहते हैं, है ना। हेरिडेटरी है जिसको आप आनुवंशिकता कहते हैं। इन्वायरमेंट जिसको आप पर्यावरण या परिवेश कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों की जो अंतःक्रिया है उसके माध्यम से जो इफेक्ट होता है अपना जो आईक्यू है ना, वो भी है। तो यह 3 महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। आप हिंदी में देख सकते हैं इसको, वंशानुगत, पर्यावरण और वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की जो अंतःक्रिया है उसके माध्यम से आईक्यू स्कोर किस प्रकार से प्रभावित होता है। अगला है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस प्रकार से अफेक्ट करता है आईक्यू को, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है हेरिडिटी प्रोवाइड द फिजिकल बॉडी टू बी डेवलप। बहुत आसानी भाषा में समझिए इसको, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। समझ लीजिएगा अगर, तो लैंग्वेज आसान हो जाएगा आपके लिए अपने आप ही, है ना। तो समझने योग्य जो बात है वो ये है कि हेरिडिटी क्या होता है, समान तौर पर समझिए। हेरिडिटी वो होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जो हमारे दादा परदादा हमारे एंसेस्टर से जो हमें मिलता है वही हेरिडिटी है ना, वही आनुवंशिकता है। और इन्वायरमेंट क्या है, परिवेश क्या है, कि हम किस परिवेश में रहते हैं, किस पर्यावरण में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, वो सारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ गया,
है ना, गरीब हैं अमीर हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ गया। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आईक्यू को किस प्रकार अफेक्ट करता है, उसमें जो है 1940 ईस्वी में न्यूमैन ने कंक्लूड किया, है ना, दैट वेरिएशंस इन आईक्यू वर डिटरमाइंड अबाउट 68% बाय हेरिडिटी एंड 32% बाय इन्वायरमेंट। जो 68% है आपका आईक्यू, वो अफेक्ट होता है किसके माध्यम से, हेरिडिटी के माध्यम से, और 32% होता है इन्वायरमेंट के माध्यम से। अब इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने जो केस स्टडी किया है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा अगर आप, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। जाहिर है कि ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, किसी भी व्यक्ति के पूरे लाइफ टाइम में, है ना, वेरिएशंस इन आईक्यू इज ड्यू टू इन्वायरमेंट। जो वेरिएशन होगा आपके आईक्यू में वो इन्वायरमेंट के माध्यम से होगा, क्योंकि आप हेरिडिटी तो चेंज कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट करता है, रोल प्ले करता है ना। लेकिन सवाल ये है कि जाहिर है हेरिडिटी तो चेंज हो नहीं सकता, और जो भी हमारे में बदलाव होगा वो इन्वायरमेंट के माध्यम से होगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। कई सारे आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे अपने समाज में जिसके पिता बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो बच्चा है बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत कुशाग्र बुद्धि का, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, है ना। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे को जेनेटिक जीन के माध्यम से जो इंटेलिजेंस मिला वो तो मिला ही, उससे अच्छा इन्वायरमेंट मिला, उससे अच्छा परिवेश मिला, है ना, जो कि अफेक्ट कर रहा है क्या, उसके इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर रहा है, उसको अलग कर रहा है, अपने एंसेस्टर से कहीं ना कहीं अलग कर रहा है ना। और वह ज़्यादा सीख पा रहा है, बहुत ही कुशाग्रता के साथ सीख पा रहा है किसी चीज़ को, है ना। अपने आसपास देखे होंगे, अपने घर के आसपास किस तरह की माँ बाप बहुत ज़्यादा कुशाग्र नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है ना, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उनके बच्चे का उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल है। अब इसको हम हालांकि दो माध्यम से समझेंगे। एक केस स्टडी में जो दिखाया गया है, चलिए वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक केस स्टडी और बताऊंगा, है ना। क्या देखा गया कि स्टडीज हैव फाउंड दैट आइडेंटिकल ट्विंस हु वर रेज्ड सेपरेटली हैव लेस सिमिलर आईक्यू देन दोज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस हु ग्रू अप इन द सेम हाउस होल्ड, है ना। अब एक छोटा सा मामला क्या है कि केस लिया गया, कौन सा केस लिया गया भाई, तो उस चीज़ को आप समझिए। आइडेंटिकल ट्विंस पे ना एक जो है एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ किया गया, एक केस स्टडी किया गया, एक, है ना। हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये रहे आपके आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। ये भी मान लो ये भी है आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल, उम्मीद है आप राइटिंग समझ पा रहे होंगे, लिखने में थोड़ी सी समस्या तो होती है बोर्ड पे, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली क्योंकि हूँ नहीं इसका। तो आइडेंटिकल ट्विंस का सेम होम, दो कंडीशन रखा है, एक तो सेम होम, है ना, एक डिफरेंट होम, डिफरेंट होम। क्या देखा गया, आइडेंटिकल ट्विंस अगर सेम ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही तरीके से उनका परवरिश होता है, देखभाल होता है, तो उनका जो आईक्यू लेवल है वो सेम है ना, सेम आईक्यू है ना, क्योंकि हेरिडिटी के माध्यम से जो मिला और पर्यावरण, है ना, हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है, दोनों ही क्या है, सेम है, तो आईक्यू भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या किया गया, आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट हो, मतलब एक बच्चे को जो है, एक बच्चे को अलग घर में रखा गया, है ना, एक बच्चे को अलग घर में रखा गया, इस बच्चे को मान लो यहाँ रखा गया, है ना, और इस बच्चे को दूसरे घर में रखा गया, कंपैरेटिवली जो है, कंपैरेटिवली इसका परिवेश, मतलब परिवेश बदल दिया गया, हेरिडिटी सेम है, सब कुछ सेम है, और आइडेंटिकल ट्विंस लिया गया इसलिए क्योंकि जो हेरिडिटी वो 100% सेम है ना। तो दोनों का घर बदल दिया गया, पर्यावरण बदल दिया गया। तो एक साल बाद जब दोनों का आईक्यू लेवल को टेस्ट किया गया तो बिल्कुल सेम निकला, एक साल में कोई डिफरेंस नहीं निकला, पहला साल में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिला दोनों बच्चों में। लेकिन इन्हीं दोनों बच्चों का एक्सपेरिमेंट जब जब आईक्यू टेस्ट किया गया 10 साल बाद, 15 साल बाद जब टेस्ट किया गया, तो क्या देखा गया कि आईक्यू में जो है एक माइनर डिफरेंस देखने को मिला,
माइनर डिफरेंस देखने को मिला। उसका रेशियो क्या था? 0.75। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि 75% जो इंटेलिजेंस अफेक्ट करता है वो है हेरिडिटी, और 0.25 यानी 25% जो है इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है वो क्या है? इन्वायरमेंट। इसके आधार पर यह कहा गया कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस को भी अलग अलग परिवेश में रखा जाए तब भी उसके इंटेलिजेंस को जो अफेक्ट करेगा परिवेश या इन्वायरमेंट वो मात्र 25% करेगा, जबकि 75% जो उसके इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाला है वो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है ना। तो इसी केस के आधार पर ये कहा गया। एक केस स्टडी और मैं आपको बताने वाला था, वो भी मैं अभी जरूर बताऊंगा आपको, है ना। ये वही है, क्या देखा गया उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए अध्ययनों में पाया गया कि जुड़वा बच्चे जो अलग अलग परिवेश में रखे गए उनमें समान जुड़वा बच्चों की तुलना में कम समान आईक्यू होते हैं जो एक ही घर में बड़े हुए थे। 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों का वातावरण महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चा जो है आमतौर पर इसी समय में भाषा सीखता है। और आपको पता है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है किसमें? आपके इंटेलिजेंस में। लैंग्वेज भी जो है अहम भूमिका निभाती है, और लैंग्वेज जो है सीधे सीधे संबंधित किससे है? समाज से है, पर्यावरण से है। बेहतर घर, चिकित्सा सुविधाएं, कम आर्थिक भेदभाव मानसिक रूप से सक्षम आबादी को प्राप्त करने के लिए एक साधन प्रदान करता है ना। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत जो है बच्चे को हेरिडिटी इफेक्ट करता है इंटेलिजेंस को, है ना। 68% जो है देखा गया कि हेरिडिटी के माध्यम से इंटेलिजेंस अफेक्ट होता है, और 32% जो है वो आपके परिवेश की वजह से, पर्यावरण की वजह से अफेक्ट होता है। ये किसने माना है? न्यूमैन ने माना है ना, न्यूमैन ने माना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो इंटेलिजेंस का बेसिक्स है वो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं, और इसके बावजूद भी अगर कोई बात आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा, आपके सवाल का स्वागत रहेगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आपके हर एक फीडबैक का स्वागत रहेगा, है ना। और आपका आभार रहेगा जुड़ने के लिए, टीचिंग विंडो परिवार से जुड़ने के लिए आपका आभार रहेगा। जुड़िए, और किसी भी तरीके का कोई फीडबैक हो, कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई बातचीत कहनी हो जरूर कहिए, बेहिचक कहिए। हम हैं, मतलब आपके दोस्त हैं, आपके भाई हो सकते हैं, है ना। तो आप सबका स्वागत रहेगा। आज के लिए इतना ही। बस अंतिम में निवेदन इतना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि मेरा भी मनोबल बुलंद रहेगा। और जाहिर है अगर मेरा मनोबल बुलंद रहेगा तो मैं बुलंदी के साथ आपको पढ़ा पाऊँगा, समझा पाऊँगा चीज़ों को, दुगना मेहनत करके चीज़ों को रख पाऊँगा, अच्छे कंटेंट ला पाऊँगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।